वेलकम एवरीवन, आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे क्लास नंबर 22 की। इससे पहले एग्जाम डेट का नोटिस हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। तो एग्जाम जो बेसिकली हम जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ग्रुप 2 के अंदर आता है। और ग्रुप 2 के अंदर जो एग्जामिनेशन की डेट है, आप अपनी सिटी इंटीमेशन भी चेक कर चुके होंगे। और जो एग्जामिनेशन है वो आपका वो 28 फेब को होना है। तो 28 फरवरी के एग्जैक्टली आप देखोगे 7 डेज भी नहीं कहेंगे हम, 6 डेज आज से रह गए हैं। तो 6 डेज का फर्दर प्लान है वो आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे आपके साथ में। 28 फेब को मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पेपर होना है। तो डेफिनेटली आप अपना सिटी इंटीमेशन देख चुके होंगे। कुछ बच्चों का सिटी इंटीमेशन काफी दूर है, तो वो अपने अकॉर्डिंगली प्लान करें कि कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है, क्योंकि ये उनकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है कि एग्जामिनेशन किस लेवल तक वो क्रैक कर सकते हैं। तो देखो 6 डेज का प्लान 1 मिनट के अंदर आपको बताएंगे और आपकी क्लास नंबर 22 को स्टार्टिंग करने वाले हैं। और इसमें आप यहां पे देख पाओगे मेनली रिवीजन सेशन है। अब होपफुली न्यू क्लास कोई नहीं रहेगी, अब रिवीजन सेशन रहेगा जितना भी हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, सिलेबस आपको पता है, आपका FR SR है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके अलावा CCS रूल्स हैं। इस टॉपिक के अंदर से ही बेसिकली हम आपको प्रोवाइड कराएंगे मटेरियल। तो दोस्तों करते हैं क्लास को। उससे पहले 1 मिनट के अंदर फर्दर जो प्लान है आपको समझाना है वो समझा देते हैं। देखो क्या है, बेसिकली आज आपका 21 है। 21 से लेके 27 तक का हम आपको प्लान बताते हैं। इसके अंदर जो हमारी लास्ट में मैराथन क्लास होगी वो आपको 25-26 को मिल जाएगी। 25, 26, 27 इन 3 डेटों में से 2 डेट कोई भी होंगी जिसमें आपको मैराथन क्लासेस मिल जाएगी हमारी। इस मैराथन क्लास में हम MCQ सेशन भी रखेंगे और MCQ सेशन के बेस्ड पे सपोज करो एक क्वेश्चन CCL से निकल के आता है, तो CCL का जो चाइल्ड केयर लीव है आपका, उसका पूरा का पूरा रिवीजन उसी MCQ क्लास के क्वेश्चन के बेसिस पे हम करा देंगे। तो ये तो है 25, 26, 27 का प्लान। अभी प्लान क्या है, अभी प्लान ये है कि अगर क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में मोस्टली हम बनाने की अगर कोशिश करें तो करेंगे, टाइम लगेगा इस चीज में। तो इस टाइम को बचाने के लिए अभी रिवीजन जो है ना, वो रिवीजन 1 लाइनर हम स्टार्ट करते हैं आपके साथ में। ठीक है, तो डेलिबरेटली आपने बैठ के 1 लाइनर समझना है। 1 लाइनर का मतलब ये हुआ जो आप समझोगे वो एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, वो एक क्वेश्चन होगा, आप यही मान के चलना है एक लाइन अगर आपने पढ़ी तो एक क्वेश्चन को कंप्लीटली आपने पढ़ लिया है। तो ये रिवीजन हम 1 लाइनर करवाएंगे। तो अब क्लास आपको इसी तरह से मिलेगी। तो बेसिकली मैराथन जो क्लास होगी उसमें रिवीजन आपका MCQ सेशन के तरीके से हम करवाएंगे। बाकी जो अभी रिवीजन कराएंगे वो 1 लाइनर आपको कराने वाले। तो विदाउट एनी डिले आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो रिवीजन सेशन है हमारा, इसमें हम बात करेंगे CCS रूल्स की। और CCS रूल्स के अंदर पढ़ेंगे हम CCS लीव रूल्स। अब लीव रूल के जो जो क्वेश्चंस आते हैं डेफिनेटली आपको आज 1 लाइनर की फॉर्म में हम समझा देंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए लीव रूल कब, 1972। ठीक है बच्चों, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे। अगर 1 लिखा है तो इसका 1 लाइनर हमने आपको समझाना है कि ये आए कब या लागू कब हुए। ठीक है, तो ये आपने बताना है लागू कब हुए, और ये हर एक रूल का आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों ये लागू हुए आपके 1 जून 1972 को। जैसे मर्जी आप याद करो, 1 जून 1972। ठीक है, अब ये क्वेश्चन डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको लर्न हो गया। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड जो चीज पूछनी है वो ये पूछनी है कि अलाउ किस पे नहीं होती, यानी एप्लीकेशन है इनका वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स पे है जो सिविल सर्विसेज में अपॉइंटेड है, लेकिन किस पे अप्लाई नहीं होता। तो अप्लाई नहीं आपने जरूर याद रखना है, नॉट एप्लीकेबल। तो देखो नॉट एप्लीकेबल में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, रेलवे सर्वेंट कहीं भी मिलेगा ना, कोई CCS रूल लागू नहीं होता उन पे, रेलवे सर्वेंट। ठीक है, कैजुअल वर्कर कोई होगा, डेली रेटेड कोई होगा। ठीक है, कोई भी वर्कमैन जो आपका इंडस्ट्रीज में काम करता है,
वो इसके अंदर नहीं आएगा। कोई भी जो डिप्लोमेटिक होते हैं, कंसुलर होते हैं विदेशों में, फॉरेन में, वो आपके इस सीसीएस रूल्स के अंदर नहीं आते। डेफिनेटली क्लियर है आपको? जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं वो इसके अंदर नहीं आते। स्पेशल प्रोविजंस अगर किसी को दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि भाई उन पे लागू नहीं होंगे, तो उन पे लागू नहीं होते। कोई भी पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑन डेपुटेशन अगर काम करता है एक स्टेट से या एनी अदर सोर्स से लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए, तो उस पर भी लागू नहीं होते। बात को समझो आप, लाइन क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कोई भी पर्सन सर्विंग अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑन डेपुटेशन फ्रॉम अ सेंट्रल गवर्नमेंट अदर देन और एनी सोर्स फॉर अ लिमिटेड ड्यूरेशन। आप इस चीज को समझो कि सेंटर में स्टेट से डेपुटेशन शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट कहो या हमने क्या वर्ड बोला था आपको, लिमिटेड बोला था, लिमिटेड ड्यूरेशन, उन पर भी ये लागू नहीं होते। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस वाले जो हैं, ऑल इंडिया सर्विस, उन पर भी लागू नहीं होते। मतलब बेसिकली आप किसी भी चीज को पढ़ोगे ना, तो ये ऐसी चीजें हैं इन पे सीसीएस रूल लागू ही नहीं होते। तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। 2 क्वेश्चन करा चुके हैं आपको रिवीजन में हम, आपका 1 लाइनर है। थर्ड देखो, अब थर्ड में हमें क्या पढ़ाना है? थर्ड में बताना है आपको कि कहीं पे भी लिखा होगा 1 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस। अब देखो यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि इसके अंदर आता क्या क्या है। अब मैं आपको मैथमेटिकल फॉर्मूले के बेसिस पे बताऊंगा ये। ठीक है, देखना, सर्विस ऑन ड्यूटी प्लस लीव पीरियड प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, EOL, इफ एनी, अगर कोई है तो सर्विस ऑन ड्यूटी प्लस लीव पीरियड प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव इफ एनी, वो इज काउंटेड एज अ कॉन्टिन्यूअस सर्विस। तो 1 ईयर अगर कोई कॉन्टिन्यूअस सर्विस आपको समझ में अगर कोई पूछता है, तो मान लो जैसे कि किसी ने 11 महीने काम किया, 10 महीने काम किया, 1 महीने का लीव पीरियड है, 1 महीने या 10 दिन 20 दिन जो भी है कोई आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है, तो ये सारा का सारा जो आपका एज्यूम हम करेंगे ना, वो क्या करेंगे? कॉन्टिन्यूअस सर्विस करेंगे। अगर कोई विलफुल एब्सेंट होती, कुछ और चीजें होती, तो कॉन्टिन्यूअस सर्विस के अंदर वो चीज नहीं आती। ठीक है, 1 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस का मतलब समझे ना आप? इसका दूसरा मतलब ये भी है, या इसको मैं कह सकता हूं कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। दोनों एक ही चीज है बच्चों, बट 1 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस दिखाने का मतलब है 1 साल आपको कंप्लीटली अगर पूरा बोला गया है तो किस बेसिस पे बोला गया है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। डेट ऑफ रिटायरमेंट। अब देखो ये जज हम कैसे करते हैं। मान लो 1 मार्च, सॉरी जैसे मान लो कुछ भी सपोज कर लो, 4 मार्च 1990 ये बर्थ डेट है, DOB है किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की। तो आप मुझे रिटायरमेंट सर्विस बताओ इनकी 60 ईयर्स के हिसाब से कितनी हो जाएगी? तो ऑब्वियसली 2050 हो जाएगी। लेकिन कब होंगे ये 2050 में रिटायर? मार्च में ही होंगे। अच्छा, मार्च में कब होंगे? मार्च में होंगे लास्ट ऑफ मार्च, यानी 31 मार्च 2050 आफ्टर नून। ठीक है, और जो इनका 31 मार्च 2050 आफ्टर नून है, वो एक कंप्लीट वर्किंग डे काउंट किया जाएगा। यानी कि डेट ऑफ रिटायरमेंट का बच्चों मतलब होता है आफ्टर नून ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच गवर्नमेंट सर्वेंट अटेन द एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर रिटायरमेंट। और रिटायरमेंट को क्या बोलते हैं? दूसरा एक वर्ड यूज करते हैं हम, सुपर एनुएशन। ठीक है, अगर इस डेट को कोई अचीव करता है सुपर एनुएशन को, वही रिटायर होता है। ठीक है, तो रिटायरमेंट कह लो या सुपर एनुएशन कह लो, इसका मतलब यही होता है।
डेफिनेटली क्लियर हो गया आपको डेट ऑफ रिटायरमेंट। चलो क्वेश्चन 5, फॉरेन सर्विस। पहले भी बताया बच्चों, काफी बार बताया आपको, फिर आपको समझा देते हैं। इनको सैलरी कहां से मिलती है? सैलरी, सैलरी कहां से मिलती है? तो आपको सिंपल सी बात बताई थी हमने कि सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट से होता है। पे है जो इनकी सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट से मिलती है, मिलेगी तो गवर्नमेंट के सैंक्शन से ही, सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। बट क्या है? अदर सोर्स देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन यानी इंडिया, या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी लाइक चंडीगढ़ दिल्ली। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है फॉरेन सर्विस का मतलब एक वो सर्विस इन विच गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव्स हिज पे विद द सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बट other than the consolidated fund of India, consolidated fund of state or the consolidated fund of union territory। ये होता है इसका मतलब फॉरेन सर्विस का। क्लियर हो गया जी? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों। अच्छा कितने हो चुके हैं आपके? 5 हो चुके। 6 वन लाइनर देख लेते हैं। 6 वन लाइनर में क्या है? एक सीसीएस में ना टेम्परेरी सर्विस के रूल्स भी आए थे। सीसीएस टेम्परेरी सर्विस रूल्स, तो ये आपको याद रखना है लाइक 1965, लाइक सीसीएस सीसीए रूल्स के नाम से, ठीक है, क्योंकि ये भी आपके 1965 में आए थे। तो ये याद रखना 1965 में आए थे, ठीक है बच्चों। और कौन कौन सी चीजें हैं? वैकेशन डिपार्टमेंट, वैकेशन डिपार्टमेंट ये क्या होता है? तो देखो वैकेशन डिपार्टमेंट क्या होता है? एक डिपार्टमेंट या एक डिपार्टमेंट का कोई डिवीजन या पार्ट जो जिसमें रेगुलर वैकेशंस अलाउड होती है। आप इसमें ये पॉइंट याद रखोगे, रेगुलर वैकेशंस अलाउड ही होती हैं, इसमें एब्सेंट नहीं माना जाता उसको। रेगुलर वैकेशंस क्या होगा बच्चों? इसमें रेगुलर वैकेशंस आर अलाउड, ठीक है, ये चीज होगी आपकी, रेगुलर वैकेशंस आर अलाउड। दूसरा क्या होगा? दूसरा ये होगा जिसमें गवर्नमेंट सर्वेंट को परमिट किया जाएगा ड्यूटी से एब्सेंट रहने के लिए। इसका मतलब ये है, यानी कि ऑब्वियसली उसमें रेगुलर वैकेशंस होती हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं हम वैकेशन डिपार्टमेंट। क्लियर हो गया? चलो 7 वन लाइनर के बाद वन लाइनर की बारी आ जाती है नंबर 8। देखो क्या होगा। किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का, गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन टेम्पररी ट्रांसफर, या तो टेम्पररी ट्रांसफर या ऑन फॉरेन सर्विस। इस केस में कुछ पढ़ने वाली चीज है, वो क्या है वो आपको बता देते हैं। वो ये है, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जिस पे ये रूल लागू होते हैं वो कंटिन्यू गवर्न किया जाएगा टेम्पररी ट्रांसफर, जो आपका इंडियन रेलवे, स्टेट गवर्नमेंट या फॉरेन सर्विस विद इन इंडिया। समझ में आया आपको? गवर्नमेंट सर्वेंट जिस पे ये रूल लागू होंगे वो कंटिन्यू गवर्न होंगे उन रूल से जो टेम्परेरी ट्रांसफर इंडियन रेलवे में होता है, स्टेट गवर्नमेंट में होता है या फॉरेन सर्विस में होता है। तो आपने ये चीज जरूर याद रखनी है। चलो जी, नेक्स्ट चीज है जो आपको याद रखनी है, ये हो गया हमारे टोटल, सॉरी 8 हुआ है अभी। अब आपका 9th देख लेते हैं। 9th में क्या है? 9th में है, अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफर हो जाता है,
ट्रांसफर टू इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट। तो इसमें हमें ध्यान रखने वाली क्या बात है जो पेपर के अंदर पूछी जा सकती है। सबसे पहले तो ये होगा, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में गया, उसकी जो लीव है ना, वो लीव आर गवर्न्ड बाई, अब उन पे जो लीव के रूल चलेंगे ना, वो चलेंगे आपके फैक्ट्री एक्ट वाले। कौन से चलेंगे? फैक्ट्री एक्ट। और फैक्ट्री एक्ट आपका 1948 में आया था। ठीक है, एक तो ये चीज याद रखनी है आपने कि लीव अब गवर्न होंगी वो फैक्ट्री एक्ट से उनकी गवर्न होंगी। ठीक है जी। और अथॉरिटी जो भी उनको ग्रांट करेगी लीव्स को, अंड लीव हो, हाफ पे लीव हो, तो उसकी कंडीशन यही है कि मैक्सिमम 300 डेज होंगे वो। ठीक है, मैक्सिमम 300 डेज। एग्जैक्टली क्लियर आपका? यानी कि जो अथॉरिटी कंपिटेंट होगी लीव देने के लिए, वो ऑर्डर इश्यू कर देगी कि भाई जो लीव सैलरी है, अर्नड लीव या हाफ पे लीव, मतलब कुल मिला के 300 दिन का ही उसका लीव इनकेसमेंट अलाउड है, जैसा कि वैसे अलाउड है। आपको पता है कोई रिटायर होता है तो 300 डेज की लीव इनकेसमेंट ही अलाउड है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं आपकी। अब एक क्या चीज है, रिटायरमेंट के टाइम पे ऑन सुपर एनुएशन, ये वर्ड आपको बताया था थोड़ी देर पहले। ईएल मिलाओ और एचपीएल मिलाओ। ठीक है, ईएल और एचपीएल डजंट एक्सीड 300 डेज। ठीक है, तो कैसे लिखें? यह ऐसे लिख देते हैं, 300 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बात को आप समझना। ईएल और एचपीएल मिला के 300 डेज से ज्यादा आपको सुपर एनुएशन के टाइम पे एग्जैक्टली वही रूल है जो, ये ऐसा नहीं है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में अलग से रूल लागू है, यही सिविल सर्विस में है जो हम लोग करेंगे या कर रहे हैं, उसमें यही रूल है कि जो इनकैशमेंट, जो मैंने ऊपर वाली लाइन बताई आपको कि मैक्सिमम 300 से ज्यादा इनकैशमेंट अलाउड नहीं है। सिंपल दूसरे तरीके से बताया आपको। ठीक है जी। अगर कोई प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लेता है तो प्री मैच्योर रिटायरमेंट में कितने दिन का लीव इनकेसमेंट है? आपको याद आइडिया है इसका कुछ? प्री मैच्योर का, प्री मैच्योर रिटायरमेंट इसमें यही है, कोई प्री मैच्योर भले ही ले ले लेकिन 300 डेज से ज्यादा लीव इनकेशमेंट अलाउड नहीं होगा। प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले रहा है वो, अगर 300 तक उसकी है तो उसको 300 मिलेंगे, 250 है तो 250 ही मिलेंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि प्री मैच्योर वो रिटायरमेंट ले और हम उसको एग्जैक्टली 300 डेज का दें, ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है। तो ट्रांसफर टू इस्टेब्लिशमेंट, जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें आपको जो बातें याद रखनी है ना, वो सिंपल सी बातें यही याद रखनी है कि जो उन पे रूल लागू होंगे ना, जो गवर्न होंगे रूल, वो कौन से होंगे बच्चों? वो डेफिनेटली आपके फैक्ट्री एक्ट वाले लागू होंगे। ये थोड़ा सा अलग है इसमें, जो आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी कुछ ऐसी दिक्कत आएगी नहीं, आपको ये क्लियरली सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो करा दिया हमने इसका रिवीजन आपको। अब एक पेपर में जरूर आता है राइट टू लीव। अब राइट टू लीव को जब हम जस्टिफाई करें, अगर इसको जस्टिफाई करें तो इसका जो मतलब निकलता है ना बच्चों, उसका मतलब निकलता है लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ राइट। इसका रूल नंबर मेरे कहने से याद रख लेना। तो ये बच्चों रूल नंबर 7 है, 7। ठीक है, यानी कि 7। तो 7 नंबर जो रूल है वो आपका बोलता है कि लीव आपका राइट नहीं हो सकता। कोई भी पब्लिक एक्सीजेंसी, कोई इमरजेंसी पब्लिक सर्विस के दौरान होती है तो आपकी लीव को रिफ्यूज किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है। ठीक है, ये कंडीशन है इसमें। अब सारी चीजें ये लिख दी इन्होंने कि भाई लीव को मान लो वो कैंसिल भी कर देंगे, रिफ्यूज भी कर देंगे। लेकिन अगर सोचो कोई कैंडिडेट है, कोई जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो बीमार है, अगर वो बीमार है तो भी क्या मना कर सकते हैं? तो बच्चों रूल नंबर 20 में मेंशन है ऐसा कि मेडिकल जो होगा उसको रिवोक हुआ
उस लीव को या रिफ्यूज नहीं कर सकते। बस ये बात याद रखना, ये कॉन्ट्राडिक्टरी जो स्टेटमेंट है कि लीव को जैसे भाई राइट नहीं है, मना कर सकते हैं, कब मना नहीं कर सकते, तो रूल नंबर 20 में मेंशन है कि मेडिकल के केसेस में ना रिवोक कर सकते ना रिफ्यूज कर सकते। ठीक है, मना नहीं कर सकते। डीओपीटी की नोटिफिकेशन है, गाइडलाइन है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का जो नोटिफिकेशन आता है पूरा का पूरा, तो 2018 में एक नोटिफिकेशन यही आया था कि भाई मेडिकल के लिए आप मना नहीं कर सकते। चलो जी, 10 क्वेश्चन अच्छे से आपको लर्न हो गए हैं अभी तक, होपफुली। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखना है। आगे क्या देखना है? आगे यही देखना है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव होती है, ये चीज पढ़ेंगे हम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव बट ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट, ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट, इनको कम्यूट किया जा सकता है, कम्यूटेड रेट्रोस्पेक्टिवली इनटू, किस में कम्यूट किया जा सकता है इन लीव्स को? आपके बच्चों लीव नॉट ड्यू में, लीव नॉट ड्यू। और ऐसा जो प्रोविजन है वो प्रोविजन है आपका रूल नंबर 31 के अंदर, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है जी, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है अगर वो मेडिकल ग्राउंड के बेसिस पर है तो उसको कम्यूट किया जा सकता है। किसके साथ में कम्यूट किया जा सकता है? आपका लीव नॉट ड्यू के साथ में कम्यूट किया जा सकता है। ठीक है, और लीव नॉट ड्यू है वो आपका क्या है लीव नॉट ड्यू? आपको समझ आता है लीव नॉट ड्यू के बारे में? इसका भी क्वेश्चन आपको यहीं समझा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करा देते हैं। लीव नॉट ड्यू समझ में आएगा LND अगर हम लिखेंगे तो। लीव नॉट ड्यू का मतलब है बच्चों, ये किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को जो परमानेंट एम्प्लॉय है उसको दिए जाती है, और मैक्सिमम 360 दिन की होती है ये, 360 डेज इन एंटायर सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, एंटायर सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मेडिकल सर्टिफिकेट के बेसिस पे अगर कोई लेता है तो उसको कम्यूटेड किया जा सकता है रिट्रोस्पेक्टिवली इनटू लीव नॉट ड्यू। लीव नॉट ड्यू वो लीव होती हैं जो एक परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलती हैं, पूरे सर्विस टेन्योर के दौरान 360 दिन अलाउड होती है। आपको इतना याद रखना है इसमें। ठीक है, अब हमने जो लाइन बोली वो ये बोली कि परमानेंट को मिलती है, परमानेंट। अब यही आपकी जिम्मेदारी बनती है कि क्या टेम्परेरी को नहीं मिलेगी? टेम्परेरी, ये चीज समझनी है। तो क्या लगता है, यस या नो? तो बच्चों यस नहीं है, इस चीज को हम नहीं, सॉरी, क्या परमानेंट को मिलेंगी, सॉरी टेम्परेरी को मिलेंगी, तो इस चीज में हम यस कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्यों कहेंगे यस? इसकी वजह बताते हैं आपको, उसके रीजंस हैं। टेम्परेरी के केस में आपने पढ़ना है LND, LND टेम्परेरी के केस में तभी अलाउड है बच्चों जब ये 31 का जो रूल है ना, इसके 1A में मेंशन है ये वाली लाइन, यानी 31 के जो पॉइंट है 1 है 2 है, दो ही पॉइंट है इसमें, 31 1 है और 31 2 है। तो 31A का एक क्या पार्ट है, 31 1 का एक 1 है A, ठीक है, ओनली A। इसमें ये चीज मेंशन है कि अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट सफरिंग, अगर उसको बीमारी है, क्या बीमारी है उसको, अब बीमारी देखना आप, लेप्रोसी, टीबी, कैंसर, मेंटल रिटार्डनेस है उसको, यानी मेंटल इलनेस है, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। बट इसमें भी मेरे बच्चों कंडीशन यही है, नॉट
एक्सीडिंग 360 डेज इन एंटायर सर्विस। तो अब कैसे भी सवाल पूछा जाए लीव नॉट ड्यू का, आप उसको फटाक से कर दोगे। ठीक है, ऑब्वियसली आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन और बनता है, अगर किसी को L&D मैं यहां पे लिख देता हूं दे दी, ठीक है, उसके बाद वो रिजाइन कर दे, बंदे ने कर दिया रिजाइन, इसके बाद अब क्या होगा, अब ये होगा कि या तो वो रिजाइन कर दे या वो अपने रिक्वेस्ट पे बोले कि भाई मैं वॉलेंटरी जो है एक तरह से रिटायरमेंट हुई या कोई ऐसी चीज लेना चाहता हूं, तो लीव नॉट ड्यू को कैंसिल कर दिया जाएगा। ये याद रखना, कैंसल्ड, यही है इसका आंसर बस। अगर रिजाइन कर दिया तो कैंसल्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो टेन्योर उसने मान लो सर्व कर लिया, लीव नॉट ड्यू L&D अगर उसने सर्व कर लिया 2 महीने, है ना, तो ये भी रिकवरी ली जाएगी उससे, सैलरी वापस रिकवरी। ये चीज आपने याद रखनी है। तो L&D के बारे में जितना हमने समझाना था आपको रेट्रोस्पेक्टिवली हम समझा चुके हैं। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट। अभी ये कितना था हमारा, 12 वन लाइनर था, करा तो आपको काफी दिए हैं, चलो 13 ही लिखेंगे उसको हम आगे। चलो 13th वन लाइनर देखो। अभी 13th वन लाइनर में जो समझाना है वो ये समझाना है आपको कि बेसिकली अब क्या बात करें, अब आपको ये हम बता ही चुके थे शायद, मेडिकल सर्टिफिकेट का बताया था, एक क्वेश्चन कराया था बच्चों अपने आपको। उस क्वेश्चन में लिखा था अगर गवर्नमेंट सर्वेंट अनेबल है अपनी लीव लिखने के लिए, अनेबल टू सबमिट और साइन लीव फॉर्म, तो कौन करेगा, बताया था ना आपको। अब याद करो वो क्वेश्चन हमने कराया है आपको, या तो उसका स्पाउस करेगी या उसके पेरेंट्स करेंगे। पेरेंट्स कब करेंगे, अगर वो अनमैरिड है तो, ये वाली बात हमने आपको बताई हुई है। कोई भी चाइल्ड हो चाहे अडॉप्टेड हो वो भी करेगा, बट वो मेजर होना चाहिए, यानी मेच्योरिटी, जो मेजोरिटी की एज है वो उसने पाली हो, 18 साल से ज्यादा का होना चाहिए। ठीक है जी। और कोई भी पर्सन, क्योंकि अब गार्जियनशिप की भी बात करेंगे हम यहाँ पे, गार्जियनशिप, ठीक है जी। गार्जियनशिप के तहत क्या बोला गया है, जो राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है उनको, मतलब समझाएंगे आपको ये कि एनी पर्सन हु हैज बीन असाइंड लिमिटेड गार्जियनशिप ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन टर्म्स ऑफ राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एंड द सेम शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड एंड सबमिटेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट हिमसेल्फ। तो कोई भी जिसको गार्जियनशिप दी है ना वो भी फॉर्म साइन कर सकता है, चाहे गार्जियनशिप लिमिटेड ही क्यों ना दी हो। ठीक है, चलो तेरा क्वेश्चन हो गया। आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर, लीव अकाउंट। क्वेश्चन क्या बनेगा, किसमें मेंटेन करते हैं, किसमें मेंटेन करते हैं, तो बताओ किसमें मेंटेन करते हैं, मेंटेन करते हैं फॉर्म 2 के अंदर। ठीक है जी, क्लियर हो गया। और अप्लाई अगर करना है उसको क्या बोलते हैं, अगर अप्लाई करना है क्या, लीव, तो उसके लिए फॉर्म 1 होता है। एनेक्चर है, आप जब 1972 का CCS लीव रूल पढ़ोगे पूरा, तो उसके अंदर एनेक्चर्स में फॉर्म 1 फॉर्म 2 ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो ज्यादा डीपली इसमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्लियर हो गया। अब देखो, लीव अकाउंट का हमने आपको बता दिया, लीव अकाउंट को कौन मेंटेन करता है, लीव अकाउंट शैल बी मेंटेन्ड इन फॉर्म 2 फॉर ईच गवर्नमेंट सर्वेंट बाय द ऑडिट ऑफिसर।
ये हमने आपको पहले भी बात बताई है, ऑडिट ऑफिसर किस केस में? गजेटेड सर्वेंट के केस में, गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में, ठीक है। और हेड ऑफ द ऑफिस या कोई भी ऑफिसर ऑथराइज, हेड ऑफ ऑफिस या ऑफिसर ऑथराइज, कोई ऑफिसर भी ऑथराइज कर सकते हैं, तो वो देखेगा बच्चों नॉन गजेटेड का, ठीक है, जो नॉन गजेटेड पोस्ट है उनकी। ये बात आपकी क्लियर है। एक लाइन हमने आपको और भी बताई हुई है कि अगर कहीं पे जो गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट है उसकी पे और अलाउंस अगर हेड ऑफ ऑफिस के द्वारा डिसबर्स किए जाते हैं तो लीव अकाउंट भी हेड ऑफ द ऑफिस मेंटेन करेगा। मतलब अगर सैलरी इनके थ्रू डिस्पर्स हो रही है ना गजेटेड की भी, ये एक्सेप्शन है, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। अगर आप रिवीजन सेशन देखोगे तो डेफिनेटली हमने ये बात आपको बताई हुई है, ठीक है जी। चलो आगे अब समझना है, आगे क्या समझ रहा है। एक चीज याद रखना, आपको लीव अकाउंट के बारे में बता दिया, एप्लीकेशन ऑफ लीव के बारे में बता दिया। अब समझाने वाली बात है आपको मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में, ठीक है। कितने करा दिए हमने आपको? 15 14। चलो 15वां पॉइंट देखते हैं। 15वां वन लाइनर आपका ये रहेगा, ग्रांट ऑफ लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट, ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। इस केस में क्या होता है बच्चों? इस केस में होगा जो फॉर्म 3 है आपका, वो होगा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, क्योंकि फॉर्म 2 तो हम आपको बता ही चुके हैं। और 3 के बाद जो फॉर्म 5 होगा इसमें आपको फिटनेस दी जाएगी जब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ठीक है। तो ये फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। तो ग्रांट ऑफ लीव में केवल आपको फॉर्म नंबर बताने थे बेसिकली, जो मेन पर्पस था, ठीक है। अब 3 और 5 का हो गया। अब कैसे आपको बताना है, एक मेडिकल की बात आई गई है तो एक एएमए आता है, इसकी फुल फॉर्म अगर आपसे पूछते हैं तो इसको आपने लिखना है ऑथराइज्ड, क्या लिखना है इसको? ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट, ठीक है बच्चों, हो गया क्लियर। नेक्स्ट जो चीज है आपको बेसिकली इसमें यही है आपका क्वेश्चन 17। अब देखते हैं, अब यहां पे हम डिस्कशन करेंगे आपसे लीव शुरू कब से हो रही है, कमेंसमेंट। एक मिनट बच्चों, ये आपका क्या था? क्वेश्चन 17, हाँ यस, कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ लीव, टर्मिनेशन ऑफ लीव। ये उस दिन से शुरू हो जाती है लीव जिस दिन से चार्ज आपका ट्रांसफर हो जाता है, और उस दिन खत्म हो जाती है जिस दिन आपका चार्ज रिज्यूम होना है उससे एक दिन पहले। क्लियर हो गया? कमेंस, ये एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी पढ़ना, शुरू कब से होती है? तो शुरू होती है ऑन डे ऑन विच द ट्रांसफर ऑफ, ऑन विच द ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज इफेक्टेड, ठीक है। और टर्मिनेट कब होती है? टर्मिनेट डे प्रिसीडिंग, समझना आप बच्चों इस बात को, प्रिसीडिंग होता है पहले, उससे पहले, दैट ऑन विच चार्ज इज रिज्यूम्ड, जिस दिन चार्ज आपका वापस रिज्यूम्ड होना है उससे एक दिन पहले जो है टर्मिनेशन ऑफ लीव हो जाती है। एग्जैक्टली क्लियर हुआ? चलो अब ये बताने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं जो लीव का कॉम्बिनेशन हॉलीडे के साथ में हम कैसे करते हैं। हॉलीडे कैसे करते हैं? अभी जैसे देखो 26 जनवरी,
हॉलीडे जैसे आपका ये 26 की बात खत्म करते हैं, 26 फेब की बात करते हैं। 26 फेब को है महाशिवरात्रि, ठीक है, महाशिवरात्रि है। ये लीव अगर आप 24 को छुट्टी लेते हो, 24 और 25, तो 26 आपका हो जाएगा, बाद में ऐड हो रहा है तो सफिक्स होगा। और आप समझना इस बात को, लीव आपकी केवल 2 कटेंगी, 26 आपका सफिक्स हो जाएगा 3। तो कॉम्बिनेशन ऑफ हॉलीडे विद लीव समझ में आ गया, हो जाएगा ऐसे। 3 दिन की छुट्टी रहेगी आपकी, 2 आपकी छुट्टियां डिडक्ट होंगी। लेकिन अगर आपने 24 से 27 लीव ली और ईयर ली, यहां पे अर्न्ड लीव, तो इस केस में क्या होगा, 24, 25, 26, 27। अब ये कंबाइन नहीं हो पाएगी आपके साथ, क्योंकि अब ये सफिक्स नहीं है, इसके बाद भी एक लीव है, तो अब आपकी टोटल 3 दिन ना होके 4 दिन की लीव कटेगी, है ना। ये बेसिक बात है, आपको पता होगी। संडे है जैसे, आपकी लीव कभी स्टार्ट होती है, ये 17 हो गया आपका, 17, चलो इसमें समझा देते हैं 17 के अंदर ही। जैसे संडे मान लो 10 तारीख है, 11, 12, 13, 14 को मान लो कोई गजेटेड हॉलीडे है, तो आपको केवल 3 डेज की लीव देनी है। 3 डेज आप अर्न्ड लीव दो और आपको 10 से 14 तक का पीरियड सर्व करने का मौका मिल जाएगा। 10 से 14, तो आप क्या करोगे, 9th को ही जा सकते हो, तो 9th को ही आप डिपार्ट कर सकते हो इवनिंग टाइम में, आफ्टरनून में, ठीक है। अगर आउट स्टेशन है तो 2 और 3 आवर्स का टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, उससे पहले ही आप ऑन ड्यूटी जा सकते हो। इससे क्लियर होगी ये बात आपको। चलो जी, नेक्स्ट बात करेंगे पॉइंट नंबर आपके 18 की। तो 18 में हमने आपको क्या समझाना है। 18 में देखो, मेडिकल सर्टिफिकेट की बात करेंगे कि साइन कौन करता है। मेडिकल सर्टिफिकेट जो वैलिड हो जाएगा, चल जाएगा, अगर हो आप गजेटेड, ठीक है, तो सीएमओ, डीएमओ, एमओ, मेडिकल ऑफिसर, ये आपके साइन कर सकते हैं। लेकिन अगर हो आप नॉन गैजेटेड, तो उस केस में बच्चों क्या होगा, उस केस में कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होगा, प्रैक्टिशनर वो साइन कर सकता है, ठीक है। तो ये बात आपने समझ के रखनी है, कोई भी रजिस्टर्ड। क्लियर हुआ। चीफ मेडिकल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर और एमओ मेडिकल ऑफिसर, या एक तरह से सिविल सर्जन को भी कह सकते हो, सिविल सर्जन भी, ठीक है। अगर कोई सिविल सर्जन भी है तो वो भी, सिविल सर्जन कहीं बोलते हैं, कहीं पे स्टाफ सर्जन बोलते हैं, सर्जन तो भी चलेगा। याद रखना गजेटेड में कौन अलाउड है, नॉन गजेटेड में कौन अलाउड रहता है आपका। एक बहुत जरूरी पॉइंट, छुट्टी आपने ली, अब आप एब्सेंस हो, एब्सेंस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लीव, तो रूल नंबर बिल्कुल याद रख लेना। छुट्टी पे तो जा रहे हो, लेकिन अगर आ नहीं रहे हो तो रूल नंबर 25 के तहत है ये। तो 25 में क्या है, 25 में ना 2 पॉइंट बड़ा खतरनाक है, रूल 25(2), इसमें आ जाता है विलफुल एब्सेंस। कोई कारण नहीं बताया, बस मर्जी से छुट्टी पे हो, अब्सेंट हो, तो विलफुल एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लीव रेंडर्स अ गवर्नमेंट सर्वेंट लायबल टू डिसिप्लिनरी एक्शन। अब होएगा डिसिप्लिनरी एक्शन, और ये डिसिप्लिनरी एक्शन हम कहां पढ़ेंगे, सीसीएस, सीसीए और कंडक्ट वाले रूल के अंदर, 1964 में भी और 1965 में पेनल्टीज वगैरह क्या क्या लगनी है, ये सब पढ़ेंगे। फिर जो आपकी अथॉरिटी कंपिटेंट है, जो भी अथॉरिटी कंपिटेंट, वो क्या करेगी, कोई भी पेनल्टी लगा सकती है, चाहे मेजर
चाहे माइनर। ओके, याद रखना इस बात को। चलें जी, अब चलते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट पे, क्वेश्चन 20 पे चलते हैं। तो देखो 20 में क्या समझाना है आपने, एब्सेंस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लीव आपको एग्जैक्टली समझाया, रूल नंबर याद रखना है, ठीक है। और लीव ऑफ काइंड ड्यू ये भी बताया था आपको, रूल नंबर 31 के अंदर है ये। अब देखो क्या है, अर्न्ड लीव के बारे में बात करेंगे, लेकिन ई एल अर्न्ड लीव किस में बात करेंगे, किसी भी डिपार्टमेंट में, बट अदर देन वैकेशन डिपार्टमेंट। क्योंकि भाई वैकेशन वालों की छुट्टियां खुद ही बहुत होती हैं, इनको कम छुट्टियां मिलती हैं। कितनी मिलती हैं यहां पे आपको समझा देंगे, ठीक है। तो देखो क्या है, 1 जनवरी 1 जुलाई 15 ईएल यहां क्रेडिट, 15 ईएल यहां क्रेडिट, तो साल के अंदर हो जाएंगे बच्चों 30 अर्न्ड लीव। महीने की भी पूछी जाती है आपसे कितनी होती है, तो 30/12, इसका मतलब हुआ बच्चों 1.5 हर महीने की, सॉरी 2.5 हो जाएगी छुट्टी आपकी हर महीने की। ये बात आपको इतनी तो हमने समझाई दी। और कब कब क्रेडिट होती है, 1 जैन को और 1 जुलाई को। क्लियर हो गया एग्जैक्टली आपको ये बात। अब वैकेशन डिपार्टमेंट में क्या होता है, वैकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, चलो अलग से आएगा वैकेशन का, आपको समझा देंगे। वैकेशन डिपार्टमेंट में आपकी जो लीव्स हैं वो काफी कम रहती है। एक कंडीशन क्वेश्चन नंबर 21 से याद रखो, 300 से ज्यादा ईएल एक्यूमुलेट नहीं होती, ठीक है। कैसे होंगे एक्यूमुलेट, अगर 300 से ज्यादा होंगी 1 जनवरी को तो 300 + 15, कभी ऐसे नहीं मिलेगा 300 + 25, ठीक है, ऐसे नहीं मिलेगा। 15 के बाद क्या है, फिर आया आपका 1 जुलाई, फिर मान लो किसी ने कोई लीव नहीं ली, फिर 300 + 30 नहीं लिखेंगे, 300 + 15 ही लिखेंगे, क्योंकि अब ये हमने ना आपको जुलाई वाली 15 दी, ये आप अवेल ना करो मतलब मिलेंगी आपको 300 का ही लीव इनकैशमेंट, ठीक है। तो ये रूल नंबर बच्चों याद रख लो आप कि 300 ऑलरेडी है, तो एवरी 6 मंथ में 15 जो है वो लैप्स हो जाएंगी। तो ये रूल नंबर है आपका 26(1) ऑफ बी, इसके अंदर मेंशन्ड है आपका साफ साफ, ठीक है। क्लियर हो गया, 26(1) ऑफ बी के अंदर ये बात मेंशन्ड है कि आपका जो क्लियर हो गया ना कि 300 से ज्यादा एक्यूमुलेट नहीं होंगी, वो एवरी 6 मंथ में आपका क्या होंगी बच्चों, लैप्स हो जाएंगी। ये बात आपने इतनी बस समझ के रखनी है। कैलकुलेशन ऑफ अर्न्ड लीव आपको समझा दिया हमने, क्या है कैलकुलेशन, वही जो अभी समझाई थी कि भाई 2.5 लीव मिलेगी हर महीने की, कैलेंडर मंथ बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे, कैलेंडर मंथ। घबरा मत जाना अगर कहीं पे कैलेंडर मंथ मिलता है तो, इसका मतलब है भाई ये हर महीने की ईएल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है जी। एक चीज और है, आप मान लो जैसे जून में 30 का होता है ना, जून में 29 को रिजाइन कर दिया आपने, रिजाइंड आफ्टरनून में आप चले गए, अब एक दिन तो रह गया ना, इसलिए पूरे के पूरे जो जून मंथ की है ना, जून मंथ की जो 2.5 ईएल है वो बच्चों आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। अब एक कंडीशन और आपने समझनी है, कैसे समझनी है, तो 5 महीने की मिलेगी, मैं आपको बस यही समझाऊंगा 5 महीने की। तो बच्चों 5 महीने की कितनी होंगी, 2.5 से कितनी हो जाएंगी, 2.5 से 25/2 यानी 12.5, 12.5 हुई। अब ये 12.5 नहीं हो सकती, इनको राउंड ऑफ करेंगे नेक्स्ट में तो 13 हो जाएंगे, यानी कि केवल आपको 2 छुट्टियों का नुकसान होगा अगर आप जून में ही चले जाते हैं तो 13 छुट्टियां।
अब कहीं पे ऐसे आ जाता है आपका 13.5 आ गया तो 13 नहीं मानी जाएगी, फिर राउंड ऑफ उसको 14 कर देंगे हम। तो ऐसे याद रखना ये राउंड ऑफ द ऑन लीव्स है, ठीक है, राउंड ऑफ ऑन लीव। अब वापस एक टेबल पे चलते हैं, थोड़ी देर पहले बनाई थी वैकेशन डिपार्टमेंट वाली। तो देखो वैकेशन डिपार्टमेंट में क्या होता है, वैकेशन डिपार्टमेंट में 1 जनवरी और 1 जुलाई, 5 1 जनवरी को मिलेंगी और 5 मिलेंगी 1 जुलाई को। 15 नहीं मिलती इसमें, 5 दिन की मिलती, ठीक है। अब तो आपको समझ आ गया होगा कि वैकेशन डिपार्टमेंट में लीव्स आपको कब कब मिलती है। जुलाई एंड जनवरी फर्स्ट ऑफ एवरी कैलेंडर ईयर आपको 5 लीव मिल जाती है बच्चों, ठीक है। चलो जी, लीव आपको समझ में आ गया। तो अर्नड लीव का किस में था, अभी आपको जो अर्नड लीव हमने समझाई वो अदर देन द वैकेशन डिपार्टमेंट। तो अर्नड लीव बच्चों रूल नंबर 26 के अंदर मिलती हैं आपको, ठीक है जी। लिख दें यहाँ पर, ये कितने पॉइंट करा दिए हमने आपको, 23। अब आ जाते हैं हम 24th में। तो 24th में देखो, तो अर्नड लीव का रूल कौन सा है आपका, बताओ मुझे, रूल कितना है। अर्नड लीव का रूल नंबर है आपका 26। लेकिन अर्नड लीव की जो कैलकुलेशन है, ईएल की कैलकुलेशन, ये है आपका रूल नंबर 27। अच्छा, जो हमारी प्लस मेंबरशिप है उसमें एक टेबल हमने दिया आपको, टेलीग्राम चैनल पे भेजी हुई है, उसमें कुछ इंपोर्टेंट आपके रूल्स हैं, वो डेफिनेटली पेपर में जाने से पहले पढ़ के जाना आप लोग, ठीक है। तो बेसिकली सारे रूल तो याद करने की जरूरत ही नहीं होती भाई। एचपीएल की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर। एचपीएल में क्या है, ये होती है हमारी हाफ पे लीव, और रूल नंबर कौन सा है, 29, बिल्कुल याद रखना। ईएल का 26 और हाफ पे लीव का 29। कंडीशन क्या होती है, 1 जनवरी 10 एचपीएल क्रेडिट हो जाएंगी, 1 जुलाई 10 एचपीएल क्रेडिट हो जाएगी, तो टोटल 20 एचपीएल हुई। और बच्चों इसका मतलब पता है क्या है, अब मान लो आप ले लेते हो 2 दिन की छुट्टी, एचपीएल मेडिकल ग्राउंड पे ले लिया आपने, कम्यूटेड लीव, इनको कम्यूटेड लीव भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, जो ये 2 दिन है ना, ये डबल कटेंगे आपके, यानी कि 4 एचपीएल कटेंगे, क्योंकि ये आधी होती है भाई। तो 20 में से -4 करोगे ना, अब आपका बैलेंस 16 बचेगा, ऐसे याद रखना है। यानी कि अगर आपके पास, मैं तो यही कहूंगा, अगर आपके पास 50 एचपीएल है तो इसका मतलब है बच्चों 25 दिन आप एचपीएल पे एंजॉय कर सकते हो, सिंपल सी बात है। हो गया एचपीएल का फंडा। अब एचपीएल का क्वेश्चन नंबर आता है 25 तक कराया आपको, 26 जो 1 लाइनर हमारा है। देखो एचपीएल, अब मुझे सिंपल सी बात ये बताओ कि कैलेंडर मंथ में कितनी मिलती है, कैलेंडर मंथ में रटवाएंगे नहीं आपको, ईएल भी बताई थी, ईएल बताओ कैलेंडर मंथ में कितनी मिलती है, ये मिलती है बच्चों 2.5, और ये मिलती है 5/3, ठीक है। 5/3 कैसे, ये हम ऐसे बताएंगे कि भाई 10 मिलती हैं 6 महीने की, तो 1 महीने की हो जाएगी 5/3, ठीक है। याद हो गया, ये भी आपको याद हो गया होगा, ये हमने आपको पहले समझा दिया था, ठीक है। सत्ताईस समझना बहुत जरूरी है, काम आएगा। अगर कोई पीरियड एब्सेंस का है या बच्चों सस्पेंशन का है, तो इस पीरियड को डाइज नॉन कंसीडर किया जाता है, ठीक है। डाइज नॉन, अगर एक हाफ ईयर के अंदर बात करें तो 6 महीने के अंदर। अब क्या होगा, अब आप अपसेंट भी थे, सस्पेंड थे उस 6 महीने के दौरान, तो अब कितनी क्रेडिट होंगी आपकी एचपीएल, तो एचपीएल लीव अकाउंट जो नेक्स्ट हाफ ईयर स्टार्ट होगा ना, उसमें आपकी रिड्यूस कर दी जाएगी बच्चों। पहले तो आपको दे दी हमने कितनी, 10 एचपीएल 6 महीने में। अब जो नेक्स्ट वाला है उसमें क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस कम करेंगे। कितनी कम करेंगे, कितनी कम करेंगे,
जितना आपका डाइज नॉन का पीरियड है ना, उसका 1/18, 1/18 ऑफ, क्या लिखूं इसको, 1/18 ऑफ डाइज नॉन पीरियड। बच्चों डाइज नॉन समझ आया ना आपको, अब्सेंस का पीरियड हुआ, सस्पेंशन का पीरियड हुआ। लेकिन ये भी रूल है कि मैक्सिमम 10 तो मिलती है यार, इससे ज्यादा थोड़ी कट कर लोगे आप, तो मैक्सिमम 10। अब दोबारा से समझो इसको, पूरी की पूरी टेबल को, पूरी की पूरी स्लाइड को आपको दोबारा से समझाता हूं। एचपीएल का कैलेंडर मंथ में मिलती है 5/3 और ईएल कैलेंडर मंथ में मिलती है 2.5। ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉय एब्सेंस होता है या सस्पेंड होता है तो वो पीरियड काउंट करते हैं हम डाइज नॉन, अगर उस हाफ ईयर के दौरान है। ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर मान लो वो सस्पेंड रहा या एब्सेंस रहा, तो जो क्रेडिट होंगी ना बच्चों एचपीएल, वैसे तो 10 होती हैं, अगले वाले जो हमने कर दी 10 तो ऑलरेडी, अगले वाले में हम रिड्यूस कर देंगे 1/18 से। लेकिन 1/18 करने के बाद भी 10 से ज्यादा हम रिड्यूस नहीं कर सकते उसकी, ये भी रूल में आपके मेंशन्ड है। किस नंबर रूल में मेंशन्ड है ये वाली लाइन? ये वाली लाइन आपकी मेंशन्ड है 29 में एचपीएल है ना, तो 29 के डी में ये बात लिखी हुई है। ठीक है, क्या बात लिखी हुई है? मैं आपको सिंपल कहूंगा, डाइज नॉन का पीरियड मान लो बच्चों, मान लो सपोज करना 36 दिन का है, तो 36 दिन का 1/18 कितना हो गया? 2। तो 2 एचपीएल हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, अगले उसमें हम केवल आपको 8 देंगे, 8। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपने। चलो जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है 27 हो गया, 28। एक शायद आपने अभी तक नहीं पढ़ी होगी या सुनी होगी ये बात, एक डिपार्टमेंटल लीव भी होती है, डिपार्टमेंटल लीव। इस लीव की कंडीशन है कि ये रूल नंबर 49 के अंदर दी जाती है, और इसमें कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो एलिजिबल है डिपार्टमेंटल लीव के अंडर रूल नंबर 49, उसको एचपीएल 20 डेज की दी जाती है एवरी कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ ऑफ एक्चुअल ड्यूटी। कितने दिन की दी जाती है? 20 डेज की, 20 डेज पर ईयर। यानी कि जैसे हम 10-10 करते हैं तो उसको आपने ऐसे याद रखना है कि वो एग्जैक्टली भाई साल में 20 है। बट डिपार्टमेंटल लीव की बात कर रहे हैं, एक अलग टाइप की लीव है, रूल नंबर 49 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, जो ये आपकी डिपार्टमेंटल लीव है किस में है? इसका रूल नंबर 49 के अंदर। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट जो रूल नंबर रहेंगे ना, वो हम डेफिनेटली आपको बताएंगे और आपने याद करना है, रट के जाना है उनको। बिल्कुल आपको पता होने चाहिए कि टोटल जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो आपके कौन कौन से रूल्स हैं। तो डिपार्टमेंटल जो लीव है वो सर्वे ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या टेलीग्राफ में जो कोई काम करता है उसको दी जाती है। क्लास 3 क्लास 4 एम्प्लॉइज को दी जाती है डिपार्टमेंटल लीव। समझ लो बच्चों इसको, किसको दी जाती है? सर्वे ऑफ इंडिया अगर आप यहां पे जॉब करते हैं, या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, डीओपी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर अगर काम करते हैं, दी किसको जाती है? क्लास 3 एंड क्लास 4 एम्प्लॉइज को दी जाती है। ठीक है, मैक्सिमम आप यार यही याद रखना है, इसमें ज्यादा डीपली घुसने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम जो इसमें लीव है ना, मैक्सिमम वो 18 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती, 18 मंथ्स मैक्सिमम है। ठीक है, स्पेशल केसेस में बात की जाती है इसकी कि 18 महीने से ज्यादा आपको नहीं दी जाएंगी। और मुझे नहीं लगता डिपार्टमेंटल लीव के बारे में आपको कुछ ज्यादा बताने की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्लियर हो गया आपका, हमने आपको टोटल 28 तक आपके वन लाइनर एक तरह से करा दी है। अब आ जाते हैं 29 पर। तो देखो 29 में आपको बता दिया, अभी बेसिकली बात करी थी ईएल की, तो रूल नंबर 26 में आता है। एचपीएल बात करी थी, रूल नंबर 29 में आता है। और डिपार्टमेंटल लीव बात करी, रूल नंबर 49 के अंदर आता है। अब हम करेंगे कम्यूटेड लीव की। ठीक है, कम्यूटेड लीव। कम्यूटेड लीव में क्या है? कम्यूटेड लीव नॉट एक्सीडिंग हाफ द अमाउंट ऑफ एचपीएल लीव ड्यू मे बी ग्रांटेड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। कम्यूटेड बोलते किसको हैं? जो एचपीएल है ना, एचपीएल की आधी, हिंदी में समझाएंगे आपको, एचपीएल की आधी
से ज्यादा नहीं दी जाएंगी। ठीक है, आधी से ज्यादा दी जाएंगी किस पे? ऑन मेडिकल बेसिस, ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। एचपीएल आपके पास 100 है तो 50 से ज्यादा आपको नहीं दी जा सकती मेडिकल बेसिस पर। यह चीज है जो आपने याद रखनी है। ठीक है, एचपीएल आप बिना मेडिकल ले सकते हो? यस। कितनी? मैक्सिमम 180 दिन। अब लेकिन 180 दिन किस में है? ड्यूरिंग एंटायर सर्विस। अब एक एक ना चीज, अभी आपकी जिम्मेदारी है, आप याद खुद रखोगे। 180 दिन से ज्यादा एचपीएल आप नहीं ले सकते विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। पूरी सर्विस के दौरान 180 दिन से ज्यादा अलाउड नहीं रहेंगे बच्चों। ठीक है जी, चलो। तो सेशन डेफिनेटली आपका ये 50 मिनट से ज्यादा का हो गया है। तो अब कैसा लग रहा है रिवीजन सेशन पढ़ने के बाद? डेफिनेटली लीव रूल से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको क्रैक करके आएंगे। सेशन इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो क्लास को लाइक करें। क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी, अभी करते हैं आगे। तो बच्चों डेफिनेटली बात करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। टोटल हमने आपको अभी तक कराए हैं 30। चलो ये हमारा 31 हो जाएगा एक तरह से वन लाइनर। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, सबसे बड़ी बात क्या याद रखनी है? व्हेन नो लीव इज एडमिसिबल, जब कोई लीव ना हो ना आपके पास, ठीक है, या जब कोई लीव लागू ना हो या आपके पास हो ही ना, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले सकते हो। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव का क्या कंडीशंस है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव की कंडीशन है कि जब आप परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हो, ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव आपको 3 महीने से ज्यादा नहीं मिल सकती। यहां पे कंडीशंस हम लिखते हैं, व्हेन नॉट परमानेंट, नॉट परमानेंट। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे 3 महीने से एक्सीड नहीं, एक्सीड नहीं। ठीक है, 3 महीने से ज्यादा नहीं मिलेगी। और जब हो आप परमानेंट, ठीक है, कंफर्म्ड एम्प्लॉय हो, परमानेंट एम्प्लॉय हो, तो बच्चों आपको 6 मंथ मिल जाएगी। उसके लिए आपको 1 ईयर 6 मंथ्स। कंडीशन क्या है? 1 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस चाहिए इस चीज के लिए। 1 साल तक अगर आपकी सर्विस कंप्लीट हो चुकी है तो आपको लीव ऑफ काइंड ड्यू यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है, ठीक है, वो एडमिसिबल हो जाएगी। 6 महीने के बाद यही कंडीशन बढ़ जाती है, 18 महीने तक मिल जाती है अगर कोई ट्रीटमेंट चल रहा हो। ट्रीटमेंट कैंडिडेट का क्या ट्रीटमेंट चल रहा हो? ट्रीटमेंट बच्चों देखो इसमें होगा जैसे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस टीबी, ठीक है, पिलियोरेसी ऑफ ट्यूबरकुलोरोजिन, मतलब ट्यूबर से याद रखना, अगर ये चल रहा है तो 18 मंथ का ईओएल अलाउड हो जाता है। ठीक है, लेप्रोसी के केस में भी होता है। बेसिकली इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ईओएल का हमेशा जो पूछा जाता है, दोबारा से आपको बताते हैं, एक तो ये वाली लाइन जब कब मिलती है, व्हेन नो लीव इज एडमिसिबल, और सेकंड पॉइंट, एक पॉइंट तो आपने ये याद रखना है, और सेकंड पॉइंट ये याद रखना है कि लीव तो एडमिसिबल है, लीव इज एडमिसिबल, लीव इज एडमिसिबल, बट गवर्नमेंट सर्वेंट चाहता है कि उसको ईओएल मिले। गवर्नमेंट सर्वेंट लिख कर देता है, लिख कर दे ईओएल रिक्वेस्ट, ठीक है, कि भी मेरे को तो ईओएल ही कट करानी है। तो 2 ही कंडीशंस में ईओएल एप्लीकेबल होती है आपकी। ठीक है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव का जो रूल नंबर है
वो रूल नंबर कितना है लास्ट में आपको बताते हैं, 32। ठीक है जी, चलो 32 से याद रख लेना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के बारे में। क्लियर हो गया? अब देखो क्या है, अब आपका रहेगा जो बेसिक बेसिक हम बात करेंगे। डेफिनेटली मुझे लगता है इसके अलावा अभी हम रूल नंबर 32 पे पहुंचे हैं, तो 32 के बाद आपका लगभग लगभग इंपॉर्टेंट क्या रहता है, 39C। ये रूल याद रखना। इस केस में क्या होता है कि लीव का जो कैश है, किस केस में, इन केस ऑफ डेथ, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो जाती है तो उस केस में रूल नंबर 39C के हिसाब से उसको डिस्पर्स किया जाता है। ठीक है, किसको दिया जाएगा, कंडीशन देखना बच्चों, ये दिया जाएगा एल्डेस्ट विडो को। ठीक है, विडो अगर किसी की 2 मैरिज हैं, 1 से ज्यादा है, तो जो एल्डेस्ट होगी उसको मिलेगा। वो नहीं है तो उसके बाद एल्डेस्ट सन को मिलेगा। वो भी नहीं है तो एल्डेस्ट अनमैरिड डॉटर, अनमैरिड डॉटर, हर चीज की कंडीशन है। अब किसी की एल्डेस्ट अनमैरिड डॉटर नहीं है तो अब मिलेगा एल्डेस्ट सर्वाइविंग, जो विडो है ना, विडो, विडोज की डॉटर को मिलेगा। ठीक है, सर्वाइविंग होनी चाहिए बस। क्लियर? ये भी कंडीशन नहीं है तो फिर फादर को मिलेगा। ये भी कंडीशन अप्लाई नहीं है तो मदर को मिलेगा। ये भी कंडीशन अप्लाई नहीं है तो अब मैरिड डॉटर को मिलेगा, सर्वाइविंग मैरिड डॉटर। देख लेना मैरिड डॉटर का नंबर कब है, लास्ट में है बिल्कुल 6-7 पॉइंटों के बाद। वो भी नहीं है तो ब्रदर को मिलेगा, चाहे वो बिलोई हो 18 साल से। ठीक है, अब अगर वो भी नहीं है तो किसको मिलेगा, तो मिलेगा अनमैरिड सिस्टर को, विडोज की सिस्टर को। ठीक है, किसको मिलेगा, अनमैरिड, 18 ईयर का बता दिया आपको। अब मिलेगा आपका अनमैरिड, क्या बोलना चाह रहे थे, एल्डेस्ट सर्वाइविंग, एल्डेस्ट सर्वाइविंग अनमैरिड सिस्टर। ठीक है, अब 18 साल के बाद में है, इसमें क्या लिखेंगे हम यहां पे, एल्डेस्ट अनमैरिड सिस्टर, अनमैरिड सिस्टर। अब एक पॉइंट और रह गया, अब जगह बची नहीं है, अब आपको ये वाला पॉइंट यहां पे लिख के बता देते। लास्ट जो रह गया, लास्ट ये रह गया, अनमैरिड सिस्टर हो गया, वो भी नहीं है तो आएगा एल्डेस्ट विडोड सिस्टर। अब लास्ट है बच्चों, अब कंफ्यूज मत होना, अब आएगा एल्डेस्ट, सारे हैं एल्डेस्ट ही, एल्डेस्ट प्री डिसीज्ड, प्री डिसीज्ड सन, उसका चाइल्ड। ठीक है, यानी एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ एल्डेस्ट प्री डिसीज्ड सन, इसको मिलेगा। अब दोबारा से लास्ट टाइम है, ठीक है, जो हम आपको बताएंगे। अब एक बार में फोकस कर लेना कैसे कैसे है। सबसे पहले जो लीव इनकेशमेंट का मिलेगा वो विडो को मिलता है। विडो अगर नहीं है तो सबसे बड़े बच्चे को मिलता है, सबसे बड़ा बच्चा नहीं है तो सबसे बड़ी अनमैरिड डॉटर को मिल जाता है उस एम्प्लॉय के। ठीक है, वो भी नहीं है तो एल्डेस्ट सर्वाइविंग विडोज डॉटर, जो विधवा की सर्वाइविंग डॉटर है उसको मिल जाएगा। ठीक है, अब वो भी नहीं है तो फादर को मिलेगा, फादर नहीं है तो मदर को मिलेगा, मदर नहीं है तो सर्वाइविंग मैरिड डॉटर को मिलेगा। मैरिड डॉटर की बारी आप देखो कितने पॉइंट के बाद आई, ये आई है 7वें पॉइंट पे। ठीक है, फिर ब्रदर चाहे 18 साल से कम हो उसको मिलेगा, ब्रदर भी नहीं है तो एल्डेस्ट अनमैरिड सिस्टर का नंबर आ जाता है। फिर एल्डेस्ट विडोड की अगर सिस्टर है, मतलब विधवा की बहन को भी मिलता है बच्चों,
एल्डेस्ट सर्वाइविंग अनमैरिड, सॉरी एल्डेस्ट सर्वाइविंग विडोड सिस्टर, उसको भी मिल जाता है, विधवा की बहन को। वो भी नहीं है तो उसके चाइल्ड को, एल्डेस्ट जो प्री डिसीज्ड सन है उसको मिल जाता है। तो ये सारी कंडीशन आपने याद रखनी है। रूल नंबर 39 सी है ये, जो आपके लिए जरूरी है। क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चन बनता है, जो बनता है आपका लीव सैलरी का। ये हमने आपको कराए वन लाइनर, एक मिनट, तो नंबर ही नहीं लिखा हमने, 31। चलो ये हमने आपको कराया 32, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 33 में आपको क्या समझाना है। चलो 33 देखते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हम बताएंगे आपको लीव सैलरी। लीव सैलरी रूल नंबर कितना है? रूल नंबर 40 है। ये 40 ही होता है ना लीव सैलरी, बिल्कुल। तो एक पॉइंट, एक क्वेश्चन याद रखना है, ईओएल। अगर कोई ईओएल पर है तो इज नॉट इंटाइटल्ड टू एनी लीव सैलरी। लीव सैलरी, तो भाई इसको सैलरी नहीं मिलती। ये लाइन याद रखनी है, पेपर में यही पूछी जाती है, ठीक है। पॉइंट 34 देखो आप, 33 हमने आपको करा दिया, 34 देखना है आपको। 34 क्या है? एडवांस भी मिलती है लीव सैलरी, एडवांस ऑफ लीव सैलरी। कितने दिन का मिलता है? क्वेश्चन यही बनेगा और नहीं बनेगा। 30 दिन का मिल सकता है, ठीक है। 30 दिन तक का आपको जो है लीव सैलरी मिल सकती है एडवांस में। अब बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका 35 नंबर वन लाइनर हमारा, जिसमें बात करेंगे हम 43 रूल नंबर। और बच्चों रूल नंबर 43 आपका है मैटरनिटी लीव, ठीक है। मैटरनिटी लीव कितने दिन तक मिलती है? 180 दिन। एक क्वेश्चन यहां से हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कब से मिलती है? बच्चों ये बताना है आपको कब से मिलती है। तो 1 दिसंबर 2009 से, 1 दिसंबर 2009 से। उससे पहले कितनी मिलती थी? 135 डेज की मिलती थी, ठीक है। उससे पहले 135 दिन की आपको मैटरनिटी लीव मिलती थी 2009 से पहले। ये चीज आपने याद रखनी, ठीक है। मिसकैरेज के टाइम पे मैटरनिटी कितनी मिलती है? मिसकैरेज अगर कोई मिसकैरेज हो जाता है तो बच्चों 45 दिन तक, 50 डेज 45 डेज तक एक्सीडिंग, मैक्सिमम है ये 45 दिन मैक्सिमम है। देने को 20 दिन दे, 15 दिन दे, 5 दिन दे, 18 दिन दे, डिपेंड करता है, बट नॉट एक्सीडिंग 45 डेज में बी ग्रांटेड टू अ फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर उसका मिसकैरेज हो जाता है तो, ठीक है। वो मिसकैरेज में क्या होगा, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। मिसकैरेज में ये अबॉर्शन भी हो सकता है मेडिकल ग्राउंड बेसिस पे, ठीक है। अबॉर्शन मेडिकल जो प्रैक्टिशनर है वो लिख के देगा, ये मेडिकल जो ऑथराइज्ड अटेंडेंट है, डॉक्टर है, एएमए है, ठीक है, मेडिकल ऑफिसर है, जो भी। क्लियर हो गया? अब मैटरनिटी लीव को किसी भी लीव के साथ में कंबाइन कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, अगर कोई पूछे तो आपसे, ठीक है। और मैटरनिटी लीव किसी लीव अकाउंट से डिडक्ट नहीं होती, लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होती। इसका तो अपना सिंपल सा फंडा है, जिस दिन से बर्थ हुआ या उससे पहले की भी कंडीशन है, 180 दिन आप अवेल कर सकते हो। सिंपल एक एप्लीकेशन लिखनी है बस, ठीक है। हो गया आपको क्लियर? मैटरनिटी के बाद में रूल 43 याद हो गया, और हमने करा दिया आपको 35 वन लाइनर। 36वां देखो, 36वां है पैटर्निटी लीव। पैटर्निटी लीव तो रूल नंबर है बच्चों 43A। 43A में क्या कंडीशन है? 15 दिन मिलेगी। 15 दिन में क्या कंडीशन है कि 6 महीने तक, 6 महीने तक, यानी बर्थ आप लेके चलो, बर्थ बच्चे का बर्थ मान लो 1 जनवरी को हुआ है तो आप 1 जून तक ही अवेल करोगे, इस टेन्योर के बीच में। नहीं करोगे तो क्या होगा? फिर क्या होगा? अगर नहीं अवेल की तो लैप्स हो जाएगी। 6 महीने तक लेनी होती है बर्थ के बाद, ठीक है।
तो पूरी की पूरी सैलरी मिलती है। पैटर्निटी लीव को कंबाइन कर सकते हो किसी और लीव के साथ में। पैटर्निटी लीव भी किसी अकाउंट से डिडक्ट नहीं होती है। अगर पैटर्निटी लीव को अलाउ मतलब नहीं किया गया तो देखो लैप्स, ये लैप्स वाला रूल अगर बोलो तो आपको मैं समझा देता हूं, याद रख लेना। 43A का 5 लैप्स की बात करता है। चलो इसको नोट कर लो, स्टार कर लो कि वे लैप्स हो जाएगी। ठीक है। पैटर्निटी लीव को क्या रिफ्यूज कर सकता है कोई? रिफ्यूज, नॉर्मली नॉट। ठीक है, नॉर्मली नॉट, रिफ्यूज करने वाली नहीं होती ये लीव। क्लियर हो गया? 36 करा दिया। 37वां पॉइंट देखो, पैटर्निटी लीव ही है ये भी, पैटर्निटी लीव, लेकिन ये रूल थोड़ा अलग हो जाएगा। 43AA हो जाएगा ये AA वाला कौन सा है? ऑन फॉर चाइल्ड अडॉप्शन, फॉर चाइल्ड अडॉप्शन। अगर चाइल्ड को अडॉप्ट किया है तो मिलेगा। कब मिलेगा भाई? वैसे ही है सेम, 15 दिन के लिए मिलेगा। ठीक है। और चाइल्ड की एज कितनी होनी चाहिए? 1 साल से छोटा बच्चा होना चाहिए जो अडॉप्ट करना है, 1 साल से छोटा। उससे ज्यादा बड़े बच्चे को आप अडॉप्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है। पैटर्निटी लीव को सारी चीजें वही है। ठीक है जी, हुआ आपका क्लियर? सारी की सारी बातें आपकी क्लियर होगी इसके बारे में, पैटर्निटी लीव, चाइल्ड अडॉप्शन। वैसे अगर आपसे पूछा जाता है चाइल्ड अडॉप्शन लीव, ये 38 नंबर हमारा वन लाइनर होगा, चाइल्ड अडॉप्शन लीव, तो ये बच्चों 43B में मेंशन है ये वाली। ए में पैटर्निटी और बी में कह देना चाइल्ड लीव। ठीक है। और चाइल्ड अडॉप्ट करने की भी लीव आपको 180 दिन तक मिल जाती है। 1 साल से कम के बच्चों को अडॉप्ट करेगा कोई तो चाइल्ड अडॉप्ट करने की जो लीव है फीमेल सर्वेंट को, यहां पे याद रखना, फीमेल सर्वेंट को बच्चों मैटरनिटी की तरह ही मिलती है 180 दिन तक। बस कंडीशन यही है, वैलिड अडॉप्शन होना चाहिए और जो चाइल्ड को आपने अडॉप्ट किया है वो 1 ईयर से बिलो एज का होना चाहिए। ठीक है। और फिर इन लीव को किसी भी लीव के साथ में आप कंबाइन करो, नो प्रॉब्लम। अब इसके बाद एक बहुत जरूरी लीव आ गई है। अब आपका बच्चा मान लो बड़ा हो गया, तो उस कंडीशन में क्या है, बड़ा हो या ना हो, 6 मंथ के बाद में CCL। ठीक है। इसको बोलते हैं हम चाइल्ड केयर लीव। फुल फॉर्म अगर पूछी जाए तो चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव का रूल नंबर याद रखो बच्चों। सबसे पहले 43 से शुरू हो रही थी ना, तो 43C में इसका जिक्र है। ठीक है। 43C में जिक्र है 730 दिन तक मिल जाती है। ठीक है। 365 डेज तक 100% सैलरी, नोट करना इस चीज को। और नेक्स्ट 365 डेज, 365 डेज जब पहला आपने पीरियड खत्म कर लिया, 365 छुट्टी अवेल कर ली, उसके बाद की जो 365 में है उसमें 80% सैलरी। ठीक है। ये बात बहुत जरूरी है, ये बात आपको पता होनी चाहिए अगर आपको कोई पूछता है तो। 1 साल में स्पेल होता है कितनी बार आप ले सकते हो, 3 बार आप ले सकते हो CCL। ठीक है। 6 बार कौन ले सकता है? अगर वो सिंगल फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है, सिंगल मतलब हस्बैंड नहीं है उनके। अब तो सिंगल फीमेल कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर है, ये भाई हस्बैंड उनके हैं नहीं, तो वो 6 बार भी ले सकती हैं साल में आपका चाइल्ड केयर लीव। ठीक है। मिनिमम कितने दिन की लेनी होती है? मिनिमम लीव अप्लाई 5 दिन आपको लेनी पड़ेगी मिनिमम। ठीक है। 5 दिन से कम नहीं ले सकते आप। सैलरी का हमने आपको बता दिया 100% 365 डेज फर्स्ट में, और रेस्ट 365 में 80%। ठीक है जी, हो गया आपको क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट आपको पढ़ाएंगे बच्चों। नेक्स्ट है आपका सीमेंस सिक लीव। सीमेंस सिक लीव। अब सीमेंस सिक लीव में मैक्सिमम 6 वीक की मिल जाती है लीव, 6 वीक। ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको ये 6 तक आपको जो है मिल जाएगी सीमेंस सिक लीव। बाद में कंडीशन ऐसे भी बढ़ा भी सकते हैं इसको, सीमेंट डिसेबल्ड पे के केस में 3 महीने तक मिल जाती है। ठीक है। चलो
अब आ जाएगा 41वां क्वेश्चन, जिसमें पूछा जाएगा स्पेशल लीव। स्पेशल लीव ये सेक्सुअल हरासमेंट के केस में है, सेक्सुअल हरासमेंट के केस में। तो 90 दिन तक जो भी एग्रीव्ड विमेन है जिसके साथ में कुछ ऐसा हरासमेंट हुआ है, तो जो इंटरनल कमेटी है, लोकल कमेटी है, वो 90 दिन तक अलाउ कर सकती है उनको लीव। ठीक है, 90 दिन तक, चाहे 20 दिन दे, वो 50 दिन दे, 40 दिन दे, पर 90 दिन तक वो दे सकते हैं। ठीक है, ये आपने बस इसमें इतना ही पढ़ के रखना है, इससे ज्यादा पढ़ने की आपको इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। चलो 42 देखते हैं, वन लाइनर, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे स्टडी लीव। स्टडी लीव, स्टडी लीव का आप अगर कंडीशंस देखोगे तो मेनली तो आपका रूल नंबर 50 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 51 में आपका मैक्सिमम अमाउंट की बात है, 52 में आपको बताया जाता है कि आपने अप्लाई कैसे करना है, 53 में है कि सैंक्शन कैसे होगा, 54 में है कि स्टडी लीव को किसी दूसरी लीव के साथ कंबाइन कैसे करना है। ठीक है, और लीव सैलरी स्टडी लीव के दौरान कितनी मिलेगी, वो 56 है, 56 में यानी 56 में है। और ट्रेवलिंग अलाउंस अगर कोई टीए लेता है वो 61 में है। ठीक है, और अगर कोई स्टडी लीव के साथ में रिजाइन कर दे उस टाइम पे, तो वो मतलब अगर आप डेफिनेटली देखोगे ना 63 रूल नंबर तक बात होती है इसमें। कुछ रूल है बीच में ओमिट है, वो खत्म हो गए, ये आप याद रखना, ये स्टडी लीव वाले हैं सारे के सारे। अब स्टडी लीव का डेफिनेटली अलग से हमारा जो 42 नंबर का वन लाइनर है, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे स्टडी लीव। ठीक है, तो रिवीजन सेशन है, लाइक कर देना, ज्यादा टाइम नहीं है इन बातों का लाइक कराने का, शेयर कराने का। ठीक है, ये काम आपने अपने आप से खुद से करना है। चलो, तो देखो स्टडी लीव का क्या है। तो स्टडी लीव का सिंपल सा फंडा है, पब्लिक इंटरेस्ट में कोई स्टडी करोगे जिससे आपके इंस्टीट्यूट को, आपके गवर्नमेंट को फायदा है, उसके लिए ही स्टडी लीव अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये है स्टडी लीव की जो कंडीशन है कि कब नहीं दी जाएगी। तो जब नहीं दी जाएगी, जब कोई पर्सनल एडवांटेज होगा, यानी कोई पब्लिक इंटरेस्ट की चीज ही नहीं होगी, तब नहीं दी जाएगी, है ना। अब आपने कंडीशन देखनी है, 5 साल की तो होनी चाहिए, 5 साल की होनी चाहिए उसकी कंटिन्यूअस सर्विस, तब आप भाई फॉर्म भर पाओगे स्टडी लीव के लिए। इसमें इंक्लूड होता है प्रोबेशन या नहीं, आपका मान लो 2 साल का प्रोबेशन है तो वो इंक्लूड होता है, तो बच्चों यस है इसका जवाब। ठीक है, यानी प्रोबेशन भी इंक्लूड आपका हो जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम मैक्सिमम अमाउंट कितना है स्टडी लीव का। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी लीव कितनी मिल सकती है। ऑर्डिनरी अगर स्वाभाविक रूप से देखो तो 12 महीने। ठीक है, 24 महीने जो मिलेगी, 24 मंथ्स, वो एंटायर सर्विस के दौरान, एंटायर सर्विस के दौरान, पूरी सर्विस के दौरान आपको 24 महीने से ज्यादा नहीं मिलेगी। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, थ्रू प्रॉपर चैनल करना पड़ेगा, सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी, लीव कर रहे हो इंडिया, छोड़ रहे हो वो भी आपको बताना होगा अगर बाहर पढ़ने जा रहे हो तो आप। ठीक है जी, सैंक्शन की क्या कंडीशन है, सैंक्शन करने की, सैंक्शन की कंडीशन है कि स्टडी लीव के बारे में जो रिपोर्ट है ना, वो पूरी की पूरी आप ऑडिट ऑफिसर से जो है ऑब्टेन करेगी अथॉरिटी, ऑडिट ऑफिसर से, कि भाई ये स्टडी करने जा रहे हैं, सैंक्शन के लायक है या नहीं है। ठीक है, स्टडी लीव का कोई अलग से अकाउंट होता है तो नहीं होता है। स्टडी लीव शैल नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट द लीव अकाउंट, कोई लीव अकाउंट नहीं होता इसके लिए अलग से। क्लियर हो गया बच्चों। अब मान लो आप बाहर चले गए हो, सैलरी है जैसे एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस हो गया है, तो ये आपको कितना दिया जाएगा, 180 दिन पहले, यानी पहले 6 मंथ तक एचआरए
आपको जॉब लोकेशन वाला मिलेगा, जॉब लोकेशन वाला, जहां पे आप जॉब कर रहे थे। ठीक है, क्या है कंडीशन? कंडीशन यही है, फर्स्ट 180 डेज ऑफ स्टडी लीव HRA shall be paid at the rate admissible to the government servant from time to time at the station from where he proceed on study leave। तो 6 महीने तो भाई उसको जॉब लोकेशन वाला मिलेगा। स्टडी लीव के दौरान जो अलाउंसेज हैं वो HRA और DA केवल यही मिलते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर हाउस अलाउंट, हाउस रेंट अलाउंस और डियरलेस अलाउंस, तो नो अदर अलाउंस शैल बी पेड। मतलब क्या मिलेगा? अगर कोई अलाउंस पूछे स्टडी लीव के दौरान कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं, तो केवल भैया आपको मिलेगा HRA, टीए तो मिलेगा नहीं, आप ट्रैवल तो कर नहीं रहे हो, आजा तो रही नहीं हो, जॉब करनी है ना। टीए डी, ये सॉरी HRA और DA केवल 2। ठीक है, 2 मिलेंगे बस आपको ये अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट जो बात होगी वो ये होगी, अगर वो रिजाइन कर दे, रेजिग्नेशन। ठीक है, रिजाइन कर दे भाई, अगर वो स्टडी के दौरान, स्टडी लीव के दौरान, स्टडी लीव के दौरान अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? तो जो एक्चुअल अमाउंट है ना लीव सैलरी का टोटल मिला के वो उसको देना पड़ेगा। लीव सैलरी एक्चुअल अमाउंट क्या करना पड़ेगा? उसको देना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखना। ऐसा नहीं है कि भाई पढ़ने के लिए गए थे, अपने काम करने के लिए आपने उसको भाई ऐसे रिजाइन कर दिया। ठीक है, और कुछ जरूरी चीजें हैं जो बेसिकली आपको बतानी है। टोटल अगर देखो, टोटल एक चीज और है, अगर कोई टोटल पूछे आपसे, टोटल रूल्स जो हट गए हैं देखो वो हटाने पड़ेंगे हमें इसमें से, बाकी वैसे 66 रूल्स हैं। अगर आप PDF भी चेक कर लेना 1972 के रूल्स की, तो आपको टोटल जो रूल्स मिलेंगे वो 66 रूल्स मिलेंगे। 66वां रूल क्या है जरूर पता होना चाहिए, रिपील एंड सेविंग। क्या है बच्चों? रिपील एंड सेविंग है आपका। टोटल चैप्टर्स कितने हैं? तो 7 चैप्टर्स हैं आपके, इस तरह से रोमन में लिखे मिलेंगे आपको। टोटल 7 चैप्टर्स में आपकी बात की गई है टोटल लीव्स के बारे में। ठीक है, हो गया आपको क्लियर? तो बच्चों ये आपका एक रिवीजन सेशन हमने कराया जो आपका लीव रूल से रिलेटेड था। लीव रूल कौन से पढ़ते हैं हम? 1972 वाले लीव रूल्स को, सॉरी लीव रूल्स को पढ़ा जाता है। तो ये सेशन कैसा लगा? ऐसे ही क्लास हम जरूर लेंगे, दूसरे CCS रूल्स हम आपको कराएंगे। रिवीजन का मुझे लगता है कि मैराथन को छोड़ के, मैराथन में हमने बोला है आपको MCQ ही रिवाइज कराएंगे हम, थ्योरेटिकल भी जरूर बताएंगे, लेकिन अभी के लिए दिल से आप बताना डेफिनेटली ये सेशन इतना इंटरेक्टिव रहा होगा कि आपको थ्रोली याद हो गया होगा CCS लीव रूल्स 1972 जो आपके लागू हुए 1 जून 1972 से। ठीक है, 1 जून 1972 से जो लागू हुए वो आपको समझ में आए होंगे। तो बच्चों कमेंट कर देना जरूर, टेलीग्राम पर इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहती है। 28 को आपका पेपर है, तैयार रहो, प्रिपेयर रहो। पुरानी क्लासेस जो हैं नेटर के लिए हमने बनाई है, डेफिनेटली देखना। मिलेंगे नई क्लास में, नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।